बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़कात के मसाइल चल रहे हैं। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हुरूफ़ तहज्जी फ़े और क़ाफ से शुरू होने वाले कुछ मसाइल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में रखे जाएंगे। इसमें सबसे पहला मसला है फ़रोख्त ना होने वाली चीज़ को ज़कात के तौर पर देना। मतलब ये है कि अगर किसी आदमी की दुकान हो और दुकान में स्टॉक हो और स्टॉक पर सालाना जो भी उसकी कीमत बनती है उस स्टॉक की जिस दिन भी हिसाब करेंगे उस दिन जितना सामान रहेगा उसकी जो भी कीमत फ़रोख्त बनेगी उस पर ज़कात फ़र्ज़ है। अब दुकान वाले को इस बात की इजाज़त है कि वो ज़कात के तौर पर या तो रकम दे या फिर दुकान में जो सामान रखा हुआ है उसी में से कोई सामान बतौर ज़कात के दे। अब एक शक्ल यहाँ पर यह रहती है कि कुछ सामान ऐसा है जो कई दिन से फ़रोख्त नहीं हो रहा है। मिसाल के तौर पर किसी की चप्पल की दुकान है, बाज़ चप्पल ऐसे हैं जो बिल्कुल फ़रोख्त नहीं हो पा रहे हैं, तो अब उसने ये किया कि ऐसे ही चप्पल को बतौर ज़कात किसी को अदा कर रहा है मुस्तहिक़ को, तो क्या उसकी ज़कात अदा हो जाएगी? तो उसका जवाब तो ये है कि ये अमल बेहतर नहीं है, तक़वे और इखलास के ख़िलाफ़ है। लेकिन चूँकि वो माल है और उसकी कीमत फ़रोख्त यानी उस वक्त उस चप्पल की जो मार्केट रेट है या कितने में वो फ़रोख्त होती है उस हिसाब से अगर ज़कात अदा किया जाए तो यकीनन अदा हो जाएगी। लेकिन ये बेहतर नहीं है क्योंकि जिस चीज़ की तलब लोगों में ना हो उसको अल्लाह की राह में देना या उसको सदका करना ज़कात के तौर पर देना बेहतर नहीं होगा। बतौर फ़र्ज़ अदा तो हो जाएगी। दूसरा मसला एक अहम मसला है। अगर किसी ने तहक़ीक़ करने के बाद किसी को फ़कीर समझकर ज़कात दे दी। तहक़ीक़ का मतलब ये है कि मुख्तसर सी उनसे तहक़ीक़ कर ली गई और फ़कीर समझकर ज़कात दे दी। बाद में पता चला कि वो फ़कीर नहीं था, तब भी देने वाले की ज़कात अदा हो जाएगी क्योंकि इसने अपने हद तक तो ये इत्मीनान कर लिया कि वो मोहताज है और उसने उसको अदा कर दिया। अब हकीकतन वो मोहताज था या नहीं वो तो इसको मालूम नहीं, लिहाजा इसकी ज़कात तो अदा हो गई। लेकिन अगर यूं ही जो भी सामने आया उसको देता चला जा रहा है तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। कम अज़ कम थोड़ी बहुत तहक़ीक़ ज़रूरी है ताकि मुस्तहिक़ वाज़ेह हो जाए। इसके बाद और एक मसला है हुरूफ़ तहज्जी फ़े से शुरू होने वाला फ़लाही इदारे को ज़कात देना। फ़लाही इदारे में ज़कात जमा करना है। दर हकीकत ये फ़लाही इदारे का मतलब ये है कि ऐसे इदारे जो लोगों की फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं, ज़रूरतमंदों के काम आते हैं और किसी बेवा को माहाना वजीफ़ा देते हैं, यतीम की किफ़ालत करते हैं वगैरह वगैरह। जैसे कि यहाँ मुख्तलिफ़ तुर बैतुलमाल या सफ़ा बैतुलमाल वगैरह हैदराबाद में चलने वाले कुछ फ़लाही इदारे हैं। तो ऐसे इदारों को या उस इदारे में ज़कात जमा की जाए तो यकीनन अदा हो जाएगी। लेकिन सराहत करके देना चाहिए कि ये ज़कात की मद है ताकि वो लोग सही जगह उसको इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि उनके पास बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। लिहाजा अगर वो किसी मुस्तहिक़ तक न पहुँचे तो ज़कात अदा नहीं होगी। इसीलिए सराहत करके दे दें ताकि वो उसको मुस्तहिक़ तक पहुंचा सकें। किसी यतीम को की फ़ीस में अदा कर दें या इसी तरह पर किसी बेवा को बतौर वजीफ़ा के दे दें वगैरह वगैरह। ना ये कि वो ज़कात की रकम से वो कोई ऐसा काम करें जो किसी की मिल्कियत में नहीं जाता, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। उसके बाद और एक मसला है फ़ीस में ज़कात देना। फ़ीस में ज़कात देना वो इस तरह पर होता है कि जो गरीब तालिब इल्म है उस तालिब इल्म को बतौर फ़ीस के ज़कात दें, फिर वो तालिब इल्म उस फ़ीस को जो है स्कूल में मदरसे में जहाँ पर भी वो पढ़ रहा है उसको जमा कर दे। बेहतर ये तरीक़ा है कि जो भी ज़कात देने वाले हैं तालिब इल्म को तो वो उसके हाथ में दे दें, फिर वो तालिब इल्म फ़ीस के तौर पर जमा कर दे। अब ऐसे तलबा तो आम तौर पर मुस्तहिक़ीन के सामने नहीं नज़र आते हैं, तो मुस्तहिक़ीन मदारिस में या स्कूल की इंतज़ामिया को ज़कात अदा करते हैं
और वजाहत कर देते हैं कि ये ज़कात की मद है। तो अब इंतज़ामिया, मदरसे की इंतज़ामिया हो या स्कूल की इंतज़ामिया हो, उनके लिए ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि वो तालिब इल्म की फ़ीस में ही वो ज़कात अदा करें। फिर तालिब इल्म की फ़ीस की जानिब जब मदरसे में अदा हो जाएगी तो फिर उसे दूसरे काम में लिया जा सकता है। बग़ैर तालिब इल्म की फ़ीस में अदा करे कि मदरसा या स्कूल उस ज़कात को इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद आगे एक मसला है उर्फ़ तहज़ी फ़ेही से कि फ़ैक्ट्री बंद हो गई तो ज़कात का क्या हुक्म है। फैक्ट्री के बारे में या कंपनी हो या फर्म हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पर कोई चीज़ें तैयार होती हैं तो जो तैयार होने वाला माल है उस पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। जो ख़ाम माल मंगाया जाता है, जिसके ज़रिए दूसरा माल तैयार होकर फ़रोख्त किया जाता है, उस माल पर ज़कात है। फैक्ट्री के जो मशीन हैं या औज़ार हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। अगर वही फैक्ट्री बंद हो गई है तो अब देखा जाए कि कुछ माल तैयार होकर रखा हुआ है जिसे फ़रोख्त किया जाएगा, या कुछ ख़ाम माल आकर रखा हुआ है जिसको उसी हालत में फ़रोख्त किया जाएगा, तो वैसी चीज़ों पर ज़कात है। लेकिन मशीनरी वगैरह पर या ज़मीन पर ज़कात नहीं है। इसके बाद आगे एक मसला है हुरूफ़ तहज्जी क़ाफ़ से शुरू होने वाले मसाइल शुरू किए जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला मसला ये है कि कुरान मजीद को ख़रीद कर किसी ज़रूरतमंद को बतौर ज़कात के अदा करना। तो ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ को मालिक बनाकर अगर कुरान मजीद या इसी तरह दीगर किताबें, दीनी किताबें हों या ज़रूरियात की और दुनियावी किताबें भी हों, अगर ख़रीदी जाए ज़कात की रकम से, फिर उसको किसी को मालिक बना दिया जाए जो भी मुस्तहिक़ ज़रूरतमंद है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। इसमें ये बात ज़हन नशीन रहे कि कुरान मजीद ख़रीद कर जो है मस्जिद में रखना या मदरसे में जमा करना, जबकि किसी तालिब इल्म को मालिक नहीं बनाया जाए। मदरसे में अगर ये बोल कर दे दें कि ये ज़कात की मद से ली हुई किताबें हैं या कुरान मजीद है, आप किसी का तालिब इल्म को इसको मालिक बना दें, तो फिर मदरसे वाले जिसको मालिक बना देंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी। अगर मालिक ना बनाए, वैसे ही मदरसे में किताबें या कुरान मजीद ला कर रखी जाए और बच्चे उसको पढ़ रहे हैं, फिर वहीं पर रख रहे हैं, कोई उसका मालिक नहीं बना है, तो फिर ज़कात अदा नहीं होगी। ज़कात की अदायगी की सबसे बड़ी और अहम शर्त यह है कि वो किसी ज़रूरतमंद को मालिक बना देना ज़रूरी है, वरना ज़कात अदा नहीं होगी। इसके बाद और एक मसला है, कर्ज हो तो ज़कात की तफसील का क्या हुक्म। वाज़ेह तौर पर मसला यही है कि अगर कोई आदमी मक़रूज़ है और उसके पास ज़कात का निसाब भी मौजूद है, तो उसमें देखा जाएगा कि उस पर कर्ज़ा कितना है और उसके पास ज़कात का जो निसाब है वो कितना है। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी के पास 5 लाख रुपया मौजूद है और वो बेचारा मक़रूज़ भी है तकरीबन 5 लाख का, तो फिर उस आदमी पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि उसकी 5 लाख की जो रकम है वो कर्ज़े में मिन्हा कर दी जाएगी, लिहाजा ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। लेकिन अगर किसी आदमी के पास 10 लाख मौजूद हैं और वो 5 लाख का मक़रूज़ है, तो फिर उस आदमी पर बकिया 5 लाख में ज़कात फ़र्ज़ होगी। अच्छा, यहाँ पर यह बात की सराहत भी ज़रूरी है कि वो कर्ज़ से मुराद फिल फौर अदा करने वाला कर्ज़ है। बाज़ कर्ज़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल लंबे चलते हैं, जिसको लॉन्ग टर्म कर्ज़ कहा जाता है, जैसा कि होम लोन है, कार लोन है, या इसी तरह पर जो है फैक्ट्रीज वगैरह के लोन है, कभी 10 साल, 20 साल, 15 साल इस तरह चलते रहते हैं। तो इस मसले की तहकीक की गई तो ये पाया गया है कि ये कर्ज़ ऐसा है जो बहुत लंबा चलने वाला है, तो वो पूरे कर्ज़ को ज़कात में मिन्हा नहीं किया जाएगा, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में कितना कर्ज़ा अदा करना है उतना कर्ज़ा ही ज़कात में मिन्हा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर किसी ने होम लोन लिया है तकरीबन 80 लाख रुपए, और उस 80 लाख को जो है उन्हें तकरीबन ये समझ लीजिए कि 20 साल में अदा करना है। तो अगर उसको तकसीम किया जाएगा तो पहले साल 1 साल में कितना कर्ज अदा करना है उतना कर्ज ही इसकी ज़कात में से मिन्हा होगा। मसलन 1 साल में अगर उनको 10 लाख अदा करना है तो वो 10 लाख का कर्जा ही मिन्हा किया जाएगा। अगर 1 साल में उन्हें जो है 5 लाख अदा करना है तो 5 लाख ही मिन्हा किया जाएगा, बकिया पर फिर ज़कात फ़र्ज होगी। पूरे का पूरा 20-20 साल का 25-25 साल का कर्जा ज़कात के लिए मिन्हा नहीं किया जाएगा। इसकी वजाहत बेहद ज़रूरी है। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जिसका कर्ज है उसी को मिन्हा किया जाएगा। मिसाल के तौर पर कर्ज होता है मर्द आदमी पर आम तौर पर यहाँ के माहौल के मुताबिक, लेकिन सोना चांदी वगैरह हमारी बहनों के पास होते हैं,
तो ये नहीं समझा जाएगा कि सोने की जो ज़कात निकलती है वो ज़कात इस मर्द आदमी के कर्ज में मिन्हा किया जाए, ऐसा नहीं, बल्कि दोनों का हिसाब अलग अलग है। सोने की जो ज़कात है वो तो देना ही देना है, और कर्ज का जो हिसाब होगा वो मर्द से मुताल्लिक़ होगा। मर्द आदमी के पास अगर ज़कात का निसाब बनता है तो वो कर्ज की वजह से माफ़ होगा, लेकिन औरत का जो ज़कात का निसाब बनता है इस कर्ज की वजह से उसमें कटौती नहीं की जा सकती, उसका हिसाब अलग है, इसका हिसाब अलग है। इस बात की वजाहत भी बेहद ज़रूरी थी जो कर दी गई है। और एक अहम मसला है कर्ज अदा करने के लिए ज़कात देना। अगर कोई आदमी मकरूज़ है, इतना मकरूज़ है कि वो मुस्तहिक़ ज़कात भी है और मकरूज़ है, और दूसरा आदमी जो ज़कात अदा कर रहा है इस मकरूज़ को कर्ज अदा करने के लिए ज़कात दे रहा है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है, 1 लाख का मकरूज़ है, और उस बेचारे को कर्ज की अदायगी की कोई शक्ल नज़र नहीं आ रही है। एक दूसरा आदमी जिसकी ज़कात माशाल्लाह अच्छी निकल रही है, वो अगर इसको बतौर कर्ज अदा करने के लिए ज़कात से 1 लाख रुपए दे दे और ये लेकर कर्ज अदा कर दे तो ज़कात अदा हो जाएगी। बल्कि मकरूज़ के कर्ज की अदायगी के लिए ज़कात अदा करना बहुत ज़्यादा अफजल भी है, कार्य सवाब भी है। इसके बाद आगे जो है और एक मसला है कर्ज कहकर ज़कात देना। ये एक जो है अहम मसला है, ज़रा सा हिकमत वाला मसला ये है कि अगर कोई आदमी किसी के पास हाजिर हो और आकर जो है कर्ज तलब करे और कर्ज का जो है तकाजा करे और देने वाला ये समझकर दे रहा है कि जो है मैंने कर्ज नहीं दे रहा हूँ बल्कि ज़कात अदा कर रहा हूँ, उसने कर्ज का मुतालिबा किया और ये पैसे दे रहा है, लेकिन दिल में नियत ज़कात की है और उसको ये मालूम है कि वो मुस्तहिक़ ज़कात है, तो ज़कात अदा हो जाएगी। ज़बान से ज़ाहिर करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कर्ज नहीं दे रहा हूँ बल्कि ज़कात दे रहा हूँ, बल्कि दिल में ये नियत कर लिया, उसके तकाजे पर दे तो रहा है लेकिन दिल में नियत कर लिया कि मैं इन्हें ज़कात अदा कर रहा हूँ, वापस नहीं लूँगा, ये नियत कर लिया तो ज़कात अदा हो जाएगी। लेकिन उस वक्त अगर नियत ना करे ज़कात अदा करने की बल्कि कर्ज देने ही की नियत करे तो कर्ज ही होगा, ज़कात अदा नहीं होगी। इस बात की सराहत बहुत ज़रूरी है। फिर बाद में अगर वो आदमी जो कर्ज बोलकर पैसे ले गया था और देने वाले ने ज़कात की नियत करके दे दी, फिर बाद में आकर कर्ज वापस करने लगे तो उस वक्त ये कह दे कि मैंने कर्ज माफ़ कर दिया, अगर उस वक्त वो ले लेगा तो फिर वो ज़कात अदा नहीं होगी। इस बात की भी सराहत होना ज़रूरी है। इसी के सिलसिले में इसी से मुतालिक और एक मसला है कि किसी को कर्ज दिया हुआ है, अब वो बेचारा अदा नहीं कर रहा है तो उसने ज़कात की नियत कर ली तो ज़कात अदा नहीं होगी। कई लोगों ने इस सिलसिले में सवाल किया है कि हमने किसी को कर्जा दिया था, अब वो बेचारे देना चाह रहे हैं लेकिन दे नहीं सक रहे हैं, क्या हम ज़कात की नियत कर सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि देते वक्त में कर्ज की नियत थी। ज़कात की शर्त यह है कि अदायगी के वक्त में ज़कात की नियत होना ज़रूरी है। अब एक शक्ल यहाँ पर यह है कि जो है उनको बुलाकर ज़कात की रकम दे दी जाए, फिर अपना कर्जा वसूल कर लिया जाए, ये हो सकता है। मिसाल के तौर पर किसी को जो 10,000 रुपये कर्ज दिए थे, अब उसने जो है वापस नहीं कर रहा है और मुसलसल जो है तकाजा किया जा रहा है तो वापस नहीं कर रहा और देने की बेचारे के पास सख्त भी नहीं है। तो अब इनके पास ज़कात की रकम 10,000 रुपये निकली तो ये बुलाकर ये दे दें कि भाई आपको मैं 10,000 रुपये की मदद करता हूँ, आप ले लीजिए, ये कहकर जो है उन्हें 10,000 रुपये दे दें और फ़ौरन अपना कर्जा वसूल कर लें। ये शक्ल ठीक हो सकती है, कर्ज भी अदा हो जाएगा, ज़कात भी अदा हो जाएगी और अपना कर्ज भी वसूल हो जाएगा, ये एक शक्ल हो सकती है। इसके अलावा सिर्फ दिल में नियत कर लेने से ज़कात अदा नहीं होगी। इसके बाद और एक मसला है कि कर्ज वसूल होने की उम्मीद। एक बात यह है यहाँ पर समझने की, अगर हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है उस कर्जे पर भी ज़कात फ़र्ज़ है, यानी हमने किसी को कर्जा दिया और हमारे जो है ज़कात का जब निसाब पर साल गुजरने का वक्त आ गया तो हमारे माल की जो ज़कात का हिसाब होगा तो हमने जो कर्जा दिया हुआ है वो भी इसमें शामिल करके उसकी भी ज़कात अदा करना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर किसी भाई ने जो है किसी को 1 लाख रुपए कर्जा दिया, अब यहाँ तक के कई दिन हो गए, अब हमारी ज़कात अदा करने का वक्त आ गया है तो हमारे पास जितना रुपया पैसा है उस सब में वो 1 लाख को भी शामिल कर लेंगे और जो है ज़कात उस पर भी फ़र्ज़ है। अब यहाँ इस बात की वजाहत ज़रूरी है कि अलबत्ता इस बात की गुंजाइश रहती है कि उस 1 लाख की ज़कात अभी अदा करना ज़रूरी नहीं है, उस 1 लाख का कर्ज जब वापस हमें मिलेगा तो उस वक्त भी अदा कर सकते हैं। हिसाब तो कर लेना ज़रूरी है, अब अदा कर लें तो भी अदा हो जाएगी। थोड़ी इजाज़त ये भी है कि वो 1 लाख रुपए मिलने के बाद भी अदा कर सकते हैं, लेकिन अदा करना बहरहाल ज़रूरी है। अगर कई साल तक नहीं मिले तो उतने सालों की भी अदा करना ज़रूरी और लाजिम हो जाता है। इसके साथ साथ एक मसला ये है कि बादों ने ये सवाल किया है कि कभी कभार हमने किसी को कर्जा दिया, अब वो मिलने की उम्मीद ही बाकी नहीं रही। जब तक मिलने की उम्मीद बाकी है
कितने भी साल हों उस वक्त तक कर्ज अदा करना ज़रूरी है। अगर मिलने की उम्मीद बाकी ही नहीं रही, अब जहन में आ गया कि वो अदा करने वाला है ही नहीं, तो फिर ज़कात उस पर फ़र्ज़ नहीं होगी। अब वो ज़कात जो है माफ़ हो जाएगी, समझा जाएगा कि वो माल अब इनका ख़त्म हो गया, माल इनका बाकी नहीं रहा, इस वास्ते उस पर जो है ज़कात अदा करने की ज़रूरत बाकी नहीं रहेगी। तो बहरहाल आज के इस मौके पर उर्फ़ तहजीब फ़े और क़ाफ से शुरू होने वाले चंद मसाइल ज़कात के आपके सामने रखे गए हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को सही अंदाज में मुकम्मल हिसाब करके ज़कात अदा करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ दे। और साथ में गुजारिश भी है कि आपने अगर पहली किस्तें नहीं देखी हों तो ज़रूर देख लें, ताकि जो सवाल आपके जहन में आए हो सकता है कि उसका जवाब उसमें से आपको मिल जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।